गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइव आ जाएंगे और चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो प्रणाम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। और आप लोगों की क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो है 12:15 से, मतलब 12:15 से आप लोगों की क्लासेस शुरू होंगी। तो सभी स्टूडेंट्स टाइम से डेली क्लास में रहेंगे और ये जो क्लास आपकी चलेगी मंडे टू फ्राइडे चला करेगी। ठीक है, तो और 12:15 से यह क्लास यहाँ पर शुरू होगी। ठीक है, तो आज कुछ नहीं, आज सिर्फ आप लोगों से जान पहचान करने के लिए क्लास है। ओरिएंटल, जिसको आप सभी कह सकते हैं ओरिएंटेशन क्लास है, कि भाई किस तरीके से हम तैयारी करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, उसी को हम सभी यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे। और बायोलॉजी की अगर आप बात करो ना, तो बायोलॉजी आजकल सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती ही आती है, काफ़ी वेटेज है। साइंस की अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा बायोलॉजी ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बायोलॉजी का अगर आप देखो तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, काफ़ी जो बच्चे होंगे वो पहले भी मेरे से पढ़ चुके होंगे, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारा सेशन रहेगा इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में हम किन किन टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, तो चलिए। और मैम इंग्लिश में आप लिखवाओगी। ये जो आप लोगों की क्लास रहेगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहेगी। और हाँ, स्टेट पीसीएस के लिए भी सफिशिएंट है। हाँ, बिल्कुल सफिशिएंट है। चलिए, तो शुरू करते हैं यहाँ पर और देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, है ना, और कौन कौन से टॉपिक हम सभी यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सभी बच्चों से एक बात मैं कहना चाहूँगी, बैच स्टार्ट हो रहा है तो कुछ रूल्स हमें बनाने पड़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले रूल्स तो यही रहेगा कि हम लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, तो हम सभी पढ़ाई को यहाँ पर पहले प्राथमिकता देंगे। ठीक है, हंसी मजाक इधर उधर की बातें ये सब तो देखो होती ही रहती हैं, लेकिन पढ़ाई को हम सभी यहाँ पर पहले प्राथमिकता देंगे। ओके, दूसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे जो भी आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, कोशिश करो कि टॉपिक से रिलेटेड हो या बायोलॉजी से रिलेटेड हो। इधर उधर के टॉपिक्स आपको नहीं पूछने हैं। ठीक है, जैसे कई लोग बहुत अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी कई बार बताने लग जाते हैं, तो मैं उस चीज़ को समझती हूँ कि आप सभी का अटैचमेंट अपने टीचर्स के लिए बढ़ जाता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें अपने टीचर्स से शेयर करते हो, अच्छी बात है, लेकिन क्लास के बीच में नहीं, है ना। और कुछ भी अगर पूछना है, अगर मैं नहीं देख पा रही हूँ, तो यहाँ पे उल्टे सीधे कमेंट भी कई बार आने लगते हैं कि मैम आप ये हो वो हो। तो देखो बच्चों, अगर आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है तो मैं इस तरह से हूँ, है ना। अब मेरा तृतीय नेत्र नहीं है कि यहाँ पे भी आंखें हो मेरी और मैं आपका कमेंट यहाँ पे नोटिस कर लूँ। तो कोशिश ये करना कि जब आपको पढ़ाया जा रहा है तो अपने डाउट्स को आप एक तरफ लिख लो, और उसके बाद हर क्लास में हम सभी 5 मिनट, 7 मिनट्स, 10 मिनट्स हमको मिलते ही हैं। 5 मिनट तो हमें मिलते ही हैं मिनिमम। उस टाइम पर आप सभी जो भी डाउट आपको टॉपिक से है या जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है, या कोई और भी अगर आपको बात करनी है सिलेबस से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, तो आप वहां पर आप बोल सकते हो। ठीक है, जब कभी भी मैं क्लास आपको कराऊंगी तो कई बार ऐसे बहुत सारे टॉपिक रहेंगे जिसको मैं पीडीएफ से पढ़ाती हूँ, या फिर ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिसको मैं लिख लिख के पढ़ाती हूँ। तो आप लोग को प्रॉब्लम कई बार बच्चों को ये होती है कि मैम आप लिख करके ही पढ़ाओ, या फिर प्रॉब्लम होती है कि मैम आप पीपीटी से ही पढ़ाओ। तो हम दोनों तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है, जहां पर जिसकी जैसे जरूरत होगी। रही बात नोट्स की, तो नोट्स आपको A4 साइज में सभी टॉपिक्स के मिलेंगे। ओके, लेकिन कब मिलेंगे? जब क्लास आपकी, जो चैप्टर आपका है वो खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो कोई चैप्टर हमने शुरू किया, जैसे कि हमने सेल बायोलॉजी शुरू किया। सेल बायोलॉजी जब शुरू होगा तो कम से कम हमें 4 घंटे की आवश्यकता है, यानी कि 4 डेज हमें मिनिमम यहाँ पर लगेंगे, 4 to 5 डेज। उसके बाद आपको A4 साइज में वो पीडीएफ अपलोड हो जाया करेगी। ठीक है, और बोल्ड पीडीएफ भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो बोल्ड पीडीएफ डेली का ही आपके पास पहुंचेगा, लेकिन जो A4 साइज का पीडीएफ होगा वो नोट सेक्शन में आपके आएगा जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपको समझनी थी। ठीक है, तो चलिए हम सब यहाँ पे शुरू करते हैं। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, चलो, तो टॉपिक के नाम हम सभी यहाँ पर देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। सबसे पहले हम सभी परिचय यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके,
ठीक है। सबसे पहले आता है आपका यहाँ पर परिचय, इंट्रोडक्शन। दूसरे नंबर पर आएगा सेल बायोलॉजी, जिसको हम सभी कोशिका विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो परिचय में तो सबसे पहले आज हम सभी शुरू करेंगे, तो उसमें बात करेंगे अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में, बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में। साथ में यहाँ पर आता है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान की अगर आप बात करो तो कोशिका विज्ञान में हम सभी पढ़ेंगे कि सेल कैसा होता है, सेल की स्टडी किस तरीके से आप करोगे, उसके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल है, कोशिकांग है। इसके अलावा हम सभी यहाँ पर सेल डिवीजन भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन बैच है बायो का, तो हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन किस तरीके से होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, डीएनए कैसे बनता है, आरएनए कैसे बनता है, तो ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे कंकाल तंत्र। ठीक है, कंकाल तंत्र आप सभी को पता है, जिसमें हम सभी हड्डियों, अस्थियों के बारे में बात करते हैं। इसके साथ ही हम सभी यहाँ पे जो हमारा कार्टिलेज होता है, उपास्थि होता है, वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आता है ऊतक यानी कि टिश्यू। ठीक है, तो जो भी हमारी सेल्स होती हैं, सब बहुत सारी सेल्स मिलकर के जब कोई काम करने लगती हैं तो उसे हम सभी टिश्यू यानी ऊतक कहते हैं। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे, उनके क्या क्या नाम होंगे, इन सभी को हम सभी टिश्यू में यहाँ पर पढ़ेंगे, ऊतक में यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद जब हम ऊतक पढ़ेंगे तो साथ में ही हम सभी पढ़ेंगे यहाँ पर मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हम सभी पढ़ते हैं पेशीय तंत्र, कि कहाँ पर कौन सी पेशी है, सबसे मजबूत पेशी कौन सी है, सबसे बड़ी पेशी कौन सी है, सबसे छोटी पेशी कौन सी है। इस तरह से पेशियों के ऊपर भी काफी ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम सभी यहाँ पर किसका अध्ययन करेंगे, पेशियों का अध्ययन हम सभी यहाँ पर करेंगे, कि भाई पेशियां क्या होती हैं, किस तरह की होती है मसल्स। ठीक है, इसके बाद आती है यहाँ पर बॉडी कैविटी के बारे में। ठीक है, बॉडी कैविटी क्या है कि अगर आप अपनी बॉडी को देखते हो, आपके शरीर को देखते हो, तो आपके शरीर में बहुत सारी खाली जगह होती हैं, उनको हम सभी बॉडी कैविटी कहते हैं, या फिर उसे हम शरीर गुहा के नाम से जानते हैं। ठीक है, शरीर गुहा के नाम से जानते हैं, और उसके अंदर ही अंग लगे हुए होते हैं, उसके बारे में हम सभी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। किसके बारे में, पाचन तंत्र के बारे में, कि भाई जो भी आप यहाँ पर खाना खा रहे हो वो किस तरीके से डाइजेस्ट होगा, किस तरीके से वो पचेगा, कौन कौन से ऐसे अंग होते हैं जो कि डाइजेशन में, पाचन में यहाँ पर मदद करते हैं। और साथ में ही इसके साथ साथ हम सभी न्यूट्रिशन भी पढ़ेंगे, यानी कि पोषण किस तरीके से होता है, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, वसा क्या होता है, इसके अलावा विटामिन क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, पानी किस तरीके से हमारे, जल जो होता है वो किस तरीके से हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, खनिज पदार्थ क्या होते हैं, इन सभी को हम सभी यहीं पर ही पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि उनसे हमें ऊर्जा कैसे मिलेगी, तो बात होती है फिर यहाँ पर श्वसन तंत्र के बारे में, कि जो श्वसन तंत्र है वह क्या है, किस तरीके से है। सभी बच्चों को यह लगता है कि भाई हमने यहाँ पे सांस ले लिया, सांस छोड़ दिया, यही श्वसन तंत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इससे बढ़कर है, तो हम सभी यहाँ पर फिर श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम सभी कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। फिर यहाँ पर क्या आएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। यहाँ पर हम सभी पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, कि भाई रक्त क्या होता है, रक्त नलिकाएं क्या होती हैं, हृदय क्या होता है, और किस तरीके से ये मिल करके काम करेंगे। इसके साथ ही आपका ब्लड ग्रुप भी आ जाता है, कि ब्लड ग्रुप कैसा है, RH फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सारा सब कुछ। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा उत्सर्जन तंत्र। तो हमारा शरीर तो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत सारी गतिविधि कर रहा है, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, बहुत सारी उपापचय की प्रक्रिया हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आप सभी देखोगे कि हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल भी बनते हैं, बहुत सारे विषाक्त भी यहाँ पर बनते हैं। उन विष का निकलना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे शरीर में यूरिया बनता है जो कि बहुत टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा विषैला है, तो वह यूरिन के रूप में, मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलेगा, है ना। तो यही हम सभी क्या पढ़ेंगे, किडनी क्या होती है, नेफ्रॉन क्या होते हैं, मूत्राशय कैसे काम करता है, यही हमारा सब कुछ उत्सर्जन तंत्र में आता है। फिर हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की अगर आप बात करते हैं तो तंत्रिका तंत्र में ब्रेन, ठीक है, हमारा ब्रेन कैसे काम करेगा, इसके साथ ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु कैसे काम करेगा, इसी तरीके से जो तंत्रिकाएं होती हैं वह किस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे।
फिर आता है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम कहेंगे अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, अब अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है कि भाई बहुत सारी ग्लैंड्स, बहुत सारी ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। वो क्या निकालती हैं? हार्मोन्स निकालती हैं। ठीक है, और ये किस तरह से हमारे शरीर में काम करेंगी, हार्मोन्स किस तरह से बनेंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, वो कैसे यहाँ पर काम करेंगे, हाइपोथैलेमस कैसे काम करेगा, पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि कैसे काम करेगा, दूसरे जो अंग होते हैं वो कौन कौन से हार्मोन निकालेंगे, क्या वो भी ग्रंथियों की तरह कार्य करेंगे, इन सबको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको कहते हैं हम प्रजनन तंत्र। फिर हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? प्रजनन तंत्र, है ना। तो नर का प्रजनन तंत्र कैसा है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, फिर साथ में जो इंपॉर्टेंट है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी प्रजनन स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ेंगे? प्रजनन स्वास्थ्य कि भाई प्रिकॉशंस क्या होते हैं, किस तरीके से उनका यूज किया जाएगा। ठीक है, क्या फीमेल के लिए भी कॉन्डोम्स आते हैं या नहीं आते हैं। इसके अलावा नसबंदी क्या होती है ना, सैरोगेसी मदर क्या होती है, एमनियोसेंटोसिस क्या होता है, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, ये सारा सब कुछ हम सभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, ये अभी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको सारा मैं आपको अलग से अपलोड करवा दूंगी, फर्स्ट नोट्स के सेक्शन में ही अपलोड हो जाएगा हमारा सिलेबस, है ना। तो इसको नोट नहीं करना है। पीडीएफ इंग्लिश में भी मिलेगा, हाँ बिल्कुल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। फिर यहाँ पर बात आएगी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, जिनको हम सभी संवेदी अंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भाई हमारी जो त्वचा है वो भी संवेदी अंग है, हमारे कान, हमारी नाक, हमारी आंखें, ये किस तरीके से काम करेंगी, इन सब के बारे में हम सभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि आंखें क्या कैसे काम करती हैं, कान कैसे काम करता है। तो आपका जो सिलेबस रहेगा उसमें हम मेनली फोकस करेंगे हमारे आंखों और कान के बारे में। ठीक है, ओके, चलिए अब इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे चलेंगे ह्यूमन डिजीजेस, जिनको हम सभी कहेंगे मानव रोग। अब जो मानव रोग होते हैं बहुत अलग अलग तरह के होते हैं कि भाई कुछ तो अनुवांशिकी रोग होते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल में कुछ दिक्कत हो गया, डीएनए में कुछ दिक्कत हो गया, क्रोमोसोम में कुछ दिक्कत हो गया, तो जन्मजात यह रोग हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ किसकी वजह से होते हैं? पैथोजेंस, रोगाणुओं की वजह से, जैसे बैक्टीरिया की वजह से हो गया है, या विषाणु मतलब वायरस की वजह से हो गया, प्रोटोजोआ की वजह से हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे जो डिजीज होंगे, जो रोग होंगे, उनको हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे मानव रोग में, मतलब ह्यूमन डिजीजेस में। फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारा टैक्सोनॉमी, जिसको हम सभी कहते हैं वर्गीकी, क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन अगर हम पढ़ेंगे तो इसी में हमारा आ जाता है कि जितने भी जीवधारी इस धरती पर पाए जा रहे हैं उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है और उनका नामकरण रखना है। तो यही क्या हो गया आपका यहाँ पर टैक्सोनॉमी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं 5 जगत का वर्गीकरण। ठीक है, फिर आपका आता है एनिमल किंगडम, तो जितने भी जंतु जगत हैं वो सभी आपके एनिमल किंगडम में आ जाते हैं कि भाई इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, हेमिकॉर्डेटा क्या होते हैं, मतलब जो यहाँ पे कशेरुकी प्राणी हैं, अकशेरुकी प्राणी हैं, वो क्या होते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारी बॉटनी। ठीक है, हमारा पूरा का पूरा बॉटनी का सेक्शन हम सभी यहाँ पर करेंगे। फिर आएगा कि विषाणु क्या होते हैं, वह किस तरीके से काम करते हैं, जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकता क्या होती है, इवोल्यूशन यानी विकास चक्र क्या होता है, ये सारा सब कुछ हम सभी यहाँ पर 1 by 1 पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे 26 टॉपिक्स बताए हैं, जिसमें हम सभी को लगभग 80 से ज्यादा क्लासेस यहाँ पे करनी पड़ेंगी। और इसके अलावा आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह भी वीकली मिला करेगा सैटरडे के दिन। ठीक है, क्लास आपकी चलेगी मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को आप लोगों को क्वेश्चंस मिला करेंगे, जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, या कुछ नए तरह के क्वेश्चंस जो मार्केट में नए आ रहे हैं या दूसरी जगह पढ़ाए जा रहे हैं, या कुछ भी मतलब ऐसा जो नया आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको सैटरडे को दिया करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो आज अभी हमारा देखिए ओरिएंटेशन ही क्लास चल रही है, तो यहाँ पे मुझे यही आपको समझाना था, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर हमें समय मिला है, आधे घंटे का अभी हमारे पास और समय है, तो क्यों ना हम आज से ही क्लास शुरू कर दें। बताइए, कर दें आज से ही क्लास शुरू? चलो आज से ही क्लास करना हम सभी यहाँ पर शुरू करते हैं, कुछ बेसिक चीजों को हम सभी यहाँ पर समझना शुरू करते हैं। ठीक है,
हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो आज की क्लास में हम सभी यहाँ पर फोकस करेंगे, जो हमारा फर्स्ट है वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम सभी यहाँ पर शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए आ जाइए बच्चों, सभी का स्वागत है बहुत बहुत। ओके, तो बायोलॉजी का हम सभी इंट्रोडक्शन क्लास यहाँ पर हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं, है ना, बहुत बेसिक से हम सभी यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है राहुल, अगर आप यहाँ से पढ़ लोगे तो फिर आपको कभी किसी चीज की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, डोंट वरी। मैम बीपीएससी में भी आप ही पढ़ाइएगा। ओके ठीक है, देखते हैं। चलो अभी पहले यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। यहां से हम सभी शुरू करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी जीव विज्ञान। ठीक, तो सबसे पहले तो भाई ये पूछा जाता है कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी क्या है। मैम नीट के लिए ये सफिशिएंट है? बेटा नीट में आपको इससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका बेस तैयार कर सकता है, मतलब मैं आपसे पढ़ के यूपीएससी क्लियर कर दूंगा। अच्छा ठीक है बच्चों, अभी आराम से इसको समझते हैं। हाँ, नीट वाले जो बच्चे हैं उनसे मैं एक विशेष बात बोलना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो। नीट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपके बेसिक चीजों को क्लियर कर देगा, लेकिन बेटा नीट में ना आपको थोड़ा एडवांस पढ़ना होता है। ठीक है, नीट में आपको इसको थोड़ा हायर पढ़ना होता है, थोड़ा ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा नीट के लिए। ठीक है, तो मैं इस चीज को पहले ही बता दूं, नहीं तो बाद में कहेंगे कि मैम हम तो नीट का सोच के आए थे। तो मैं आपको बता दूं, नीट में इससे ज्यादा पढ़ना होता है। ठीक है, टीजीटी वगैरह के लिए आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी यहाँ पे पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि यह दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना है, टू वर्ड से बना हुआ है। पहला जो वर्ड है वो है बायोस। पहला क्या है यहाँ पर? बायोस, या जिसको आप बायो कह रहे हो। और दूसरा क्या है? लॉजी। दूसरा क्या होता है? लॉजी। ठीक है, बायोलॉजी। जब कभी भी हम लोग बायोस या बायो के बारे में बात करते हैं तो बायो का मतलब होता है लिविंग बींग्स। इसका क्या मतलब होता है यहाँ पर? लिविंग बींग्स मतलब जीवित प्राणी या जीवन। ओके, और दूसरी तरफ अगर आप लॉजी के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब होता है स्टडी करना, और हिंदी में इसे हम कहते हैं अध्ययन करना। क्या? अध्ययन करना। ठीक है, तो सीधे से यहाँ पे समझ आ रहा है कि बायोलॉजी मतलब जीवित का अध्ययन करना, जीवित प्राणियों का यहाँ पर अध्ययन करना क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपसे यह पूछा जाता है कि भाई ये बताइए कि जो भी यह बायोलॉजी शब्द दिया गया है, ये जो बायोलॉजी वर्ड यहाँ पर दिया गया है, ये किस लैंग्वेज से आया? ये जो शब्द है यह किस लैंग्वेज से लिया गया है? सबसे पहले आपसे यही प्रश्न एग्जाम में पूछता है। तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर ध्यान में रखना है कि भाई अगर आप बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, बायोस के बारे में बात करते हो या बायोलॉजी वर्ड के बारे में बात करते हो, तो ये शब्द कहाँ से लिया गया है? कि यह लैटिन से लिया गया है, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? तो आंसर आपको करना है कि यह लैंग्वेज है, आती है ग्रीक लैंग्वेज, जिसको हम सभी हिंदी में कहते हैं यूनानी भाषा। क्या कहते हैं? यूनानी भाषा। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछता है सीधे सीधे एक प्रश्न कि बायोलॉजी वर्ड किस लैंग्वेज से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है? आपको आंसर करना है ग्रीक वर्ड यह है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, यूनानी भाषा से यह लिया गया है। तो यहाँ पर बात आती है कि यूनानी क्या मतलब है इसका? तो सोचो समझो कि जैसे हम संस्कृत के बारे में बात करते हैं, संस्कृत क्या है यहाँ पर? बहुत ही एशियंट लैंग्वेज है, बहुत प्राचीन भाषा यहाँ पर है। तो बिल्कुल उसी तरह से ग्रीक भी कैसी है? बहुत ही पुरानी भाषा है। ठीक है, तो बायोलॉजी वर्ड कहाँ से लिया गया है? यूनानी शब्द है ये, यूनान भाषा से लिया गया है, या आप इसको कह सकते हो ग्रीक भाषा से यह लिया गया है। ठीक है, डर यहाँ तक? अब यहाँ पर तुरंत ही ना एक और क्वेश्चन आ जाता है एकदम धड़ल्ले से कि यह बताओ कि जो यह बायोलॉजी वर्ड है यह किसने दिया है? ये शब्द किसने क्वाइंड किया है? ये नामकरण किसने किया है? यहां से भी तुरंत एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये बताओ फटाफट से कि जो बायोलॉजी शब्द है इसका नामकरण किसने किया है? बायोलॉजी वर्ड है यह किसने यहाँ पर दिया है? तुरंत एक यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछता है और आपको क्या आंसर करना है यहाँ पे? लैमार्क। तो यहाँ पे ना एक्चुअली बच्चों दो साइंटिस्ट आते हैं। ठीक है, एक जो साइंटिस्ट है उनका नाम है यहाँ पे लैमार्क,
ठीक है। और जो दूसरे साइंटिस्ट है उनका नाम है यहाँ पे ट्रिवीरेनस, ठीक है। तो हम यहाँ पे फटाफट से लिखते हैं कि यहाँ पे किसने नाम दिया, एक तो है आते हैं यहाँ पे लैमार्क, ओके, और दूसरे क्या आते हैं यहाँ पर ट्रिवीरेनस। ये दो साइंटिस्ट यहाँ पर आते हैं और इन दोनों ने मिलकर के ही यहाँ पर क्या दिया है, तो आंसर करना कि बायोलॉजी वर्ड यहाँ पर दिया है, ठीक है। एक सेकेंड मैं कमेंट आपका देख लूं एक बार। मैम बोर्ड यहाँ पे चमक रहा है, कोई और कलर कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ, अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो स्लाइड रहेगी उसमें मैं कलर चेंज कर दूंगी, ठीक है। ओके, अब इसको फटाफट से हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लेते हैं। तो एक है यहाँ पे हमारा लैमार्क, ठीक है, और दूसरे जो साइंटिस्ट हैं वो है यहाँ पे ट्रिवीरेनस। ओके, डन, यहाँ तक समझ आ गया। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तुरंत ही पूछता है कि ये बताओ कि बायोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे तुरंत ही पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। तुरंत ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यह बताओ कि जो हमारा जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है। तुरंत यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तब आपको सीधे सीधे यहाँ पे आंसर करना है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, और हिंदी में इन्हें हम कहते हैं अरस्तु। क्या कहते हैं, अरस्तु। तो जैसे आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो आंसर करना है अरस्तु। कौन है, अरस्तु। तो अरस्तु क्या कोई साइंटिस्ट थे, आंसर नहीं, अरस्तु साइंटिस्ट नहीं थे। अरस्तु जो थे वो कौन थे, यहाँ पर एक कह सकते हो कि फिलोसफर थे, ठीक है। और इन्होंने ही यहाँ पर क्या दिया कि भाई सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि हम भाई इतने सारी ब्रांचेस बता रहे हैं साइंस की, हम एक ऐसी ब्रांच बनाते हैं जिसमें हम सभी सिर्फ और सिर्फ जीवित प्राणियों की स्टडी करें, सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स की यहाँ पर स्टडी करें। तो इन्हें इसीलिए अरस्तु को क्या कहा गया यहाँ पे, फादर ऑफ द बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के जनक या पिता के नाम से इनको यहाँ पर जाना गया, ठीक है। अब चलो इसको हम समराइज कर लेते हैं और एक एक करके हम इसे यहाँ पर समझते हैं। तो जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया उसे ही आप सभी यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। जीव विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो जीव विज्ञान दो वर्ड से मिलकर के यहाँ पर बना है। किससे बना है, दो वर्ड से यहाँ पर मिलकर के बना हुआ है। पहला है लिविंग और दूसरा है स्टडी। तो अगर आप यहाँ पर जीव विज्ञान की स्टडी के बारे में बात करते हैं, नहीं नोट करने की जरूरत नहीं है, आप सब समझिए आज की क्लास में। तो यहाँ पे जब हम जीव विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, स्टडी ऑफ द लिविंग और लिविंग बींग्स, यानी जीवन या जीव का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है यहाँ पर, बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। इसके साथ ही मैंने जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताया वह क्या है कि जब कभी भी आपसे यह पूछा जाए कि भाई बायोलॉजी शब्द है वह किस लैंग्वेज से यहाँ पर लिया गया है, हाँ बिल्कुल सोनू आप पढ़ सकते हो। तो बायोलॉजी जो वर्ड है वह किससे लिया गया है, आंसर यूनानी भाषा से यहाँ पर लिया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई इसका जो नामकरण है वह किसने किया है, तो आंसर करना लैमार्क और ट्रिवीरेनस ने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पर ना कई सारे जो बच्चे हैं वो लिख रहे हैं 1801, क्योंकि गूगल ने कहा, लेकिन आपको गूगल के भरोसे नहीं चलना है। आपको, अगर आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको मेरे हिसाब से चलना है। और मैं आपको यहाँ पे कहूंगी कि जब हम नामकरण के बारे में बात करते हैं तो आंसर आता है 1802। क्या आएगा यहाँ पर, 1802, ठीक है। तो लैमार्क और ट्रिवीरेनस की अगर आप बात करो तो इन्होंने 1802 में यह नामकरण किया था। अब यहाँ पर कुछ बच्चे लड़ाई करेंगे, नहीं 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 हम तो 1801 ही लिखेंगे। लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में पूछता ही नहीं है किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछता ही नहीं है, ना कभी पूछा गया है ना कभी पूछेगा, ये यूजलेस है, ठीक है। लेकिन मेरी मानो तो 1802 यहाँ पर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, कोई बात नहीं बच्चों, पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई बात नहीं। तो नामकरण की अगर आप बात करते हो तो 1802 की अगर हम बात करते हैं तो जो 1802 है उसमें लैमार्क और ट्रिवीरेनस ने क्या नाम दिया, यहाँ पे बायोलॉजी शब्द यहाँ पर दिया। पर जैसे बहुत सारी पुस्तक का नाम लेके बच्चे बता रहे कि मैम उसमें ऐसा लिखा था हमने कह दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। तो हमें इसे रटना ही नहीं है, हमें सिर्फ समझना है कि नामकरण किसने किया, लैमार्क और ट्रिवीरेनस। पर यहाँ पर ना एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि मान लो ये दोनों किसी ऑप्शन में दिया है, ठीक है, लैमार्क और ट्रिवीरेनस, तो सबसे बेस्ट यह ऑप्शन है। लेकिन मान लो अगर कोई ऑप्शन है ए जिसमें दिया है लैमार्क, कोई ऑप्शन है बी जिसमें दिया हुआ है यहाँ पे ट्रिवीरेनस,
तब आप यहाँ पर किसको प्राथमिकता दोगे, तब यहाँ पर आप किसको प्रायोरिटी दोगे। अब हम ए को लगाएं या बी को लगाएं मैम, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो हम पहले प्राथमिकता देंगे वो हमेशा लैमार्क को देंगे। किसको देंगे, हमेशा लैमार्क को हम यहाँ पर पहले प्राथमिकता देंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए नामकरण किसने किया, ये टर्म किसने यहाँ पे क्वाइंट किया, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। लेकिन अगर हमें प्रायोरिटी देनी है, अगर हमें यहाँ पर प्राथमिकता देनी है, तो हम किसको यहाँ पे प्राथमिकता देंगे, लैमार्क को, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, आंसर अरस्तु। कौन होंगे यहाँ पे, अरस्तु, एरिस्टोटल, अरस्तु, यहाँ पर आप देख सकते हैं फादर ऑफ द बायोलॉजी, ठीक है, डन। तो सीधे सीधे याद हो गया होगा, है ना। पहला, बायोलॉजी का क्या मतलब होता है कि जब हम सभी तरह के जीवित प्राणियों का अध्ययन करते हैं, जब हम लिविंग बींग्स की स्टडी करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, बायोलॉजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा बायोलॉजी वर्ड किस भाषा से लिया गया है, किस लैंग्वेज से लिया गया है, आंसर ग्रीक लैंग्वेज यानी यूनानी भाषा से लिया गया है। फिर आएगा ये नामकरण किसने किया है, तो आंसर करना लैमार्क और ट्रेविरेनस, जिसमें हम लैमार्क को पहले प्राथमिकता देंगे। और फिर पूछा जाएगा हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता कौन है, बायोलॉजी के जनक कौन है, आंसर अरस्तु। बात खत्म, याद हो गया, क्लास में याद हो गया सब कुछ, बहुत बढ़िया। चलो अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। तो चलो पहले कलर इसका चेंज कर देती हूँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम कलर चेंज कर दीजिए, ठीक है, चलो कलर चेंज हो गया। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट, जब हम बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस होती हैं। आप क्या कहोगे, अनगिनत, ठीक है, बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी, हम याद नहीं कर सकते इतनी सारी, हम उसको नंबर में भी नहीं बता सकते इतनी सारी। लेकिन मुख्य कितनी होंगी, मेन कितनी होंगी, दो। कितनी होंगी यहाँ पर, दो, ठीक है। तो बायोलॉजी की अगर आप बात करें तो बायोलॉजी को हम सभी सबसे पहले यहाँ पर दो तरीके से बात करके पढ़ेंगे। कितने तरीके से, दो तरीके से बात करके पढ़ेंगे। पहला जो आता है उसे हम कहते हैं जूलॉजी, और हिंदी में कहा जाएगा जंतु विज्ञान। क्या कहा जाएगा, जंतु विज्ञान, ठीक है। और दूसरी तरफ आता है यहाँ पे बॉटनी, और हिंदी में कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। क्या कहा जाएगा, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो बॉटनी की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो बॉटनी होता है उसको दो तरीके से हम बांटते हैं। पहला होता है जूलॉजी, दूसरा होता है बॉटनी, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अब चलो इसको हम एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले हम जूलॉजी के बारे में बात करेंगे, तो यह भी दो वर्ड से मिलकर के बना है। तो ध्यान देना कि जब आपको कोई भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वर्ड मिलता है, जब आपको यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके के शब्द आपको देखने के लिए मिलते हैं ना, तो जैसे आप हिंदी में संधि विच्छेद करते हो ना, है ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको क्या करना है, संधि विच्छेद, है ना, सिंपल तरीके से। तो जंतु विज्ञान, जूलॉजी, दो तरीके से यहाँ पे बांट दो। पहला होता है जू। जू का क्या मतलब होता है, कौन मुझे बताएगा, सिर में होने वाली जू नहीं, चिड़ियाघर नहीं, जू का मतलब होता है एनिमल्स। जू का क्या मतलब होता है यहाँ पर, एनिमल्स यानी जंतु, जानवर, है ना। और लॉजी मतलब अभी आपको बताया ही था, स्टडी करना, अध्ययन करना। तो जब कभी भी हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जब कभी भी हम एनिमल्स की यहाँ पर स्टडी करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, हम जूलॉजी कहते हैं, ठीक है। नोट भी कर ले मैम, बेटा आपकी मर्जी है, वैसे ये सारा सब कुछ मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाऊंगी, तो अभी आप सिर्फ समझने के ऊपर जोर दीजिए, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर आप बॉटनी के बारे में बात करते हैं, तो बॉटनी का क्या मतलब होता है यहाँ पे, स्टडी ऑफ प्लांट्स, और हिंदी में इसे हम कहते हैं पादपों का अध्ययन, पादपों का अध्ययन, ठीक है। तो जो भी पेड़ पौधे होंगे उनका हमें स्टडी यहाँ पर करना है। तो जब कभी भी बायोलॉजी के बारे में बात होती है तो ये बात हमें समझ आ गई कि बायोलॉजी को हम सभी दो तरीके से बांट के पढ़ते हैं, पहला है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, मतलब जंतुओं का अध्ययन करना, एनिमल्स की स्टडी करना। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बॉटनी का मतलब क्या होता है, वनस्पति विज्ञान का क्या मतलब होता है, तो आंसर करना स्टडी ऑफ द प्लांट्स यानी पादपों का अध्ययन करना, ठीक है। और इस तरीके से आपने दो तरीके से बांट के पढ़ लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपसे पूछता है तो कहता है हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी एंड हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, मतलब जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के पिता कौन है और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है ना, यहां से भी प्रश्न आपका पूछता है।
तो देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि जब हम बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो इसके पिता कौन है, अरस्तु यानी एरिस्टोटल है ना, बिल्कुल है। बिल्कुल इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि यह बताओ जंतु विज्ञान के जनक कौन है, आंसर अगेन एरिस्टोटल, और हिंदी में इन्हें हम कहते हैं अरस्तु। कौन, अरस्तु। कौन है, अरस्तु। ठीक है, तो ध्यान रखना बायोलॉजी के पिता भी कौन है, अरस्तु, और जंतु विज्ञान के भी पिता कौन है बेटा, यहाँ पर अरस्तु। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आती है कि भाई ये बताओ बॉटनी के पिता कौन है, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस। यहाँ पे अब हमें नए साइंटिस्ट के बारे में समझना होगा जिसका नाम है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। ओके, डन यहाँ तक। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो भी यहाँ पर अरस्तु हैं वो हैं बायोलॉजी के पिता, सॉरी, और जूलॉजी के भी पिता, और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, बॉटनी के फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई अरस्तु और थियोफ्रेस्टस ने ऐसा कौन सा यहाँ पर काम किया कि हम इतनी बड़ी उपाधि इन्हें दे रहे हैं कि थियोफ्रेस्टस को हम सभी कह रहे हैं यहाँ पर वनस्पति विज्ञान के जनक, है ना। क्यों कह रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया होगा या अरस्तु ने ऐसा क्या किया होगा, तो चलो इसको हम सभी यहाँ पर समझते हैं। ओके, अब मैं ना आपको यहाँ पर 3 शब्दों के बारे में बताऊंगी, 3 अलग अलग तरह के वर्ड्स के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, तो चलो यहाँ पे 3 शब्दों को हम सभी समझेंगे। पहला जो वर्ड यहाँ पर होगा इसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट जो वर्ड आता है इसे हम कहेंगे एनाटॉमी, और एक और वर्ड आएगा जिसे हम कहेंगे फिजियोलॉजी। ठीक है, हिंदी में भी लिख लेते हैं जल्दी से, इसे हम कहते हैं आकारिकी। यहां पे आएगा शरीर रचना विज्ञान, और यहां पे आएगा कार्यकी। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम सभी क्या करेंगे, 3 शब्दों को यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे। मैम क्लास का फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा है, मनीषा एक्चुअली होता क्या है बेटा, जब आप कमेंट करते हो ना तो वो हाफ में ही शो करेगा, है ना। अगर आप उसको फुल में करोगे तो आप कमेंट नहीं कर पाओगे। चलिए अब यहाँ पर हम 3 शब्दों को समझेंगे। ठीक है, ये पहले 3 शब्दों को हम समझते हैं फटाफट से। पहला क्या है, मॉर्फोलॉजी, जिसको हम आकारिकी कह रहे हैं। दूसरा क्या है, एनाटॉमी, और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, फिजियोलॉजी। ठीक है, चलो ओके। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं। मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, मैं इस टाइम पे आपको स्टूडियो से पढ़ा रही हूँ। अब अचानक से यहाँ पे डोर ओपन होता है। ठीक है, जैसे मैं स्टूडियो में हूँ और यहाँ पे डोर ओपन होता है। जैसे ही डोर ओपन होगा यहाँ पे एक प्यारा सा पपी आ रहा है ना, बढ़िया से मटकते हुए। अब मैं उसको कह रही हूँ अरे वाह कितना प्यारा पपी है, सो क्यूट, है ना। इसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा, एक मक्खी आ गई गाना गाती हुई, है ना। मैं क्या कह रही हूँ, अरे मक्खी आ गई है, मक्खी आ गई है। फिर चूहा आ गया, अरे चूहा आ गया है, चूहा आ गया है। यहाँ पर मान लो कि कोई बच्चा आया, उसने मुझे एक छोटा सा प्लांट गिफ्ट किया, मैं कहूंगी वाह क्या बढ़िया बात है ये तो, है ना, प्लांट है ये तो। फिर अचानक से कोई सर अंदर आ जाते हैं तो मैं क्या कहूंगी, अरे सर आ गए अंदर, है ना। मैं कुछ और तो शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगी, मैं यही कहूंगी ना कि सर आ गए हैं, मनुष्य हैं वो, मुझे पता है। पर मुझे ये कैसे पता चल रहा है कि कभी कोई पपी आ रहा है, कभी कोई कुत्ता आ रहा है, कभी कोई शेर आ रहा है, कभी कोई चिड़िया आ रही है, कभी कोई पौधा आ रहा है, या कभी कोई यहाँ पे मनुष्य आ रहा है, मुझे कैसे पता चल रहा है। तो बच्चों मुझे इसलिए ऐसा पता चल रहा है क्योंकि जब मैं किसी भी यहाँ पे प्राणी को देख रही हूँ, जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, तो उसका जो एक्सटर्नल फीचर है, उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, मतलब बाह्य जो उसकी संरचना है, उसी से तो मुझे पता चल रहा है ना। तो जैसे आप चूहे को देखते हो तो आपको पता है ना चूहा कैसा होता है, आप मक्खी को देखते हो तो आपको ये भी पता होता है कि मक्खी कैसी है ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि बाहर की जो संरचना है वह कैसी है, उसका एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है वह कैसा है, बाह्य स्वरूप उसका कैसा है, उसी को हम सभी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मॉर्फोलॉजी। समझ आ गया। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जब हम किसी भी जीवित प्राणी के बाह्य स्वरूप का या बाह्य संरचना का या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का, एक्सटर्नल फीचर की जब हम स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, आकारिकी, मॉर्फोलॉजी। समझ आ गया, डन यहाँ तक। थम्स अप कर दो चलो सारे बच्चे एक बार,
समझ आ रहा है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब बात आती है शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी। अब हम समझ चुके हैं कि बाहर से कोई कैसा दिख रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अंदर से वो कैसा है। तो ये नहीं करना है कि अंदर से वो कैसी है, उसको अंदर से, तो भाई नहीं, फीलिंग नहीं जाननी है अभी हमें यहाँ पे क्या जानना है कि भाई बॉडी के अंदर सेल कैसा है, बॉडी के अंदर टिश्यू यानी ऊतक कैसे हैं, बॉडी के अंदर ऑर्गन यानी अंग कैसे हैं, हड्डी कैसी होती है, उपास्थि कैसी होती है, भाई ये सब अब हमें जानना है। तो जब हम बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, जब हम आंतरिक भागों का अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एनाटॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? बाह्य, बाहर अगर हम देख रहे हैं तो वो क्या हो गया? मॉर्फोलॉजी। अंदर अगर हम देख रहे हैं तो क्या हो गया? एनाटॉमी। दोनों में डिफरेंस समझ आया है ना? ठीक है, डन, ओके। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फिजियोलॉजी यानी कार्यकी के बारे में। कार्यकी का क्या मतलब होता है? कोई कैसे काम करेगा। तो हमारा शरीर तो भाई बहुत सारे काम करता है, जैसे पाचन करने का काम, डाइजेशन का काम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की आप बात कर रहे हो, पाचन तंत्र की आप बात कर रहे हो, है ना? वो क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजी। कि आपकी बॉडी कैसे काम करेगी, कैसे वो फंक्शन करेगी, कैसे वो कार्य करेगी, उसी को हम सभी क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई रक्त जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ब्लड वेसल, रक्त नलिकाएं यहाँ पे काम कर रही हैं, हमारा हृदय यहाँ पे काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है। क्या है? फिजियोलॉजी। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, कैसे जा रहे हो भाई? उसमें तो आपका कंकाल तंत्र यानी कि जो आपका स्केलेटल सिस्टम है वो काम कर रहा है, आपका नर्वस सिस्टम यानी कि जो तंत्रिका तंत्र है वो काम कर रहा है, सब कुछ बढ़िया से काम करेगा, तभी तो आपकी क्या बनेगी? फिजियोलॉजी। तो हमने क्या पढ़ा कि इसको शॉर्ट में यहाँ पे समझते हैं कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि जब हम मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं तो मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है? बाह्य संरचना का अध्ययन करना, मतलब स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फीचर। आकारिकी विज्ञान, मॉर्फोलॉजी, क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर? बाह्य संरचना का अध्ययन करना। इसी तरह से एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया? आंतरिक संरचना का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। इसी तरीके से क्या हो गया? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का क्या मतलब हो गया? कि हमारी बॉडी किस तरह से फंक्शन कर रही है, हमारी बॉडी यहाँ पर किस तरह का कार्य कर रही है, उसको हम सभी फिजियोलॉजी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। समझ आया बच्चों? क्लियर है? तो 3 वर्ड्स के बारे में हमने पढ़े, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। आकारिकी विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान और कार्यकी, है ना? तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाह्य संरचना का अध्ययन। एनाटॉमी मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना का अध्ययन। और फिजियोलॉजी, कार्यकी का क्या मतलब हो गया? कि हमारी बॉडी किस तरह से कोई भी फंक्शन या कोई भी कार्य करती है, तो स्टडी ऑफ द फंक्शन, कार्यों का अध्ययन। ये 3 वर्ड समझ आ गए? आ गए ना? बहुत बढ़िया। चलो, तो हम वापस चलते हैं जहां से हमने इन सब चीजों की शुरुआत की थी। तो हम सभी क्या कह रहे थे कि भाई अगर हम अरस्तु साहब के बारे में बात करते हैं या फिर हम थियोफ्रेस्टस के बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने ऐसा यहाँ पर क्या काम किया था? थियोफ्रेस्टस, हाँ, इन्होंने यहाँ पर ऐसा क्या काम किया था कि इन्हें हम सभी इतना सम्मान यहाँ पर दे रहे हैं? ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे एक एच छोड़ दिया है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अब ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा यहाँ पर क्या काम किया है जिसकी वजह से हम इनको कह रहे हैं फादर ऑफ द जूलॉजी, फादर ऑफ द बॉटनी? ऐसा इन्होंने यहाँ पे क्या काम किया है? तो बच्चों सबसे पहले वहां से शुरू करते हैं। अरस्तु साहब ने आज से इतने टाइम पहले, मतलब ये तो कब के ही थे, ठीक है, इन्होंने क्या काम किया कि अलग अलग तरह के जो जीवधारी थे, अलग अलग तरह के जो एनिमल्स थे, उनकी स्टडी करना शुरू किया। और किस बेसिस पे? मॉर्फोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, एनाटॉमी यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो उस आधार पर आप सभी क्या देखोगे कि एरिस्टोटल ने, अरस्तु साहब ने उस टाइम पर क्या काम किया? अलग अलग तरह के जंतु जानवरों की स्टडी करना शुरू किया। अपनी नोटबुक में लिखते भी होंगे वो, है ना, अपने नोट्स भी वो बनाते होंगे, जो भी देखा है उसके चित्र भी वो बनाते होंगे, डायग्राम्स भी वो बनाते होंगे। और ऐसा कर करके उन्होंने एक बढ़िया से डायरी अपनी बना के तैयार कर ली, एक नोटबुक बना के तैयार कर ली। और वो जो नोटबुक है ना, वो कुछ टाइम के बाद प्रकाशित हुई, मतलब पब्लिश हुई, जिसका नाम था बच्चों उस बुक का हिस्टोरिया एनिमेलिया। उस बुक का क्या नाम था? हिस्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अरस्तु साहब ने क्या काम किया यहाँ पर कि उस टाइम पे भी इतने सारे अलग अलग तरह के 1000 2000 पता नहीं कितने अलग अलग तरह के एनिमल्स की स्टडी की, वही कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है, एनाटॉमी क्या है इसका, फिजियोलॉजी किस तरीके से है। इन्होंने एक अपनी बुक भी यहाँ पर बना ली जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपका कैसे पूछता है, जंतु विज्ञान के ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक का नाम बताइए, या फिर आपसे पूछेगा एरिस्टोटल ने कौन सी बुक यहाँ पर लिखी थी, या फिर जूलॉजी के ऊपर लिखी हुई बुक कौन सी है, आंसर हिस्टोरिया एनिमेलिया। इसी तरह से थियोफ्रास्टस ने भी भयंकर काम किया, 500 अलग अलग तरह के पेड़ पौधों की इन्होंने स्टडी की। ठीक है, और वही कि कोई भी फ्लावर कैसे दिखता है, मतलब उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वह कैसी है, अंदर से वो कैसा है, क्या उसमें भी टिश्यू होते हैं, क्या उसमें भी सेल होते हैं, ये सब कुछ वो बता रहे थे। ठीक है, और इसी तरीके से वो कैसे काम करता है, क्या किसी भी पौधे में श्वसन होता है, क्या रिस्पायरेशन होता है, क्या है ना, ये सारा सब कुछ उनके दिमाग में चल रहा था। तो ये सारा सब कुछ करके उन्होंने भी एक यहाँ पर बुक बनाई जिसका नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या था, तो लिखेंगे हम सभी हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने यहाँ पर यह बुक लिख दी। ठीक है, तो दो तरह की बुक उन्होंने यहाँ पर लिखी, सॉरी बहुत सारी लिखी थी पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हिस्टोरिया प्लांटेरम, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, दो तरह की पुस्तकें देखी। पहला है जो कि अरस्तु ने लिखा था जूलॉजी के ऊपर, दूसरा क्या है यहाँ पे जो थियोफ्रास्टस ने लिखा था बॉटनी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम ये नाम तो बड़ा टफ है, इसको हम कैसे याद करें, तो बहुत सिंपल है, हिस्टोरिया। हिस्टोरिया मतलब क्या होता है, हिस्ट्री में, हिस्ट्री मतलब इतिहास में कभी, तो हिस्टोरिया हो गया। दूसरे नंबर पर एनिमेलिया, नाम से पता चल रहा है एनिमल, एनिमेलिया, प्लांटेरम प्लांट, है ना। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा बच्चों, पहला क्वेश्चन पूछेगा बायोलॉजी कितने ब्रांचेस में बटी है, 2, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी में आप किसकी स्टडी करते हैं, आंसर एनिमल्स की। बॉटनी में आप किसकी स्टडी करते हो, तो प्लांट्स की। ठीक है, फिर आपसे तुरंत ही यहाँ पर पूछेगा आगे, ठीक है मैं दिखा देती हूँ, फिर यहाँ पर तुरंत ही आपसे यह पूछेगा कि यह बताइए कि जो जंतु विज्ञान है उसका क्या मतलब है, जंतुओं का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ द एनिमल्स। दूसरी तरफ है वनस्पति विज्ञान का क्या मतलब है, पौधों का अध्ययन करना। फिर होगा यहाँ पर कि जो भी हमारी जूलॉजी है, जो भी यहाँ पर जंतु विज्ञान है, उसके पिता, उसके जनक कौन है, अरस्तु है। यही पर ही क्या आ जाएगा कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, थियोफ्रास्टस है। फिर आपसे क्या कहेगा, जूलॉजी के ऊपर लिखी हुई पुस्तक कौन सी है, यानी अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने यहाँ पे कौन सी पुस्तक लिखी, हिस्टोरिया एनिमेलिया। और इसी तरह से थियोफ्रास्टस ने यहाँ पे क्या लिखा, तो आंसर करना है थियोफ्रास्टस ने यहाँ पे हिस्टोरिया प्लांटेनम लिखा। ठीक है, डन, यहां तक सबको समझ आ गया। चलिए, तो यही क्या था यहाँ पर इंट्रोडक्शन, यही क्या था आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो भी मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया है या जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, इसकी बोर्ड पीडीएफ आप सभी मांग रहे हो, इसकी बोर्ड पीडीएफ आज ही आपको अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो में या वीडियो के नीचे आप सभी देखोगे नोट्स करके लिखा है, वहां पर आप सभी को कुछ देर के बाद यह पीडीएफ दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। और जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम सभी क्या पढ़ेंगे मैम, कुछ बच्चे कह रहे हैं, तो कल की क्लास में हम सभी शुरू करेंगे यहाँ पर कोशिका विज्ञान। क्या शुरू करेंगे हम सभी यहाँ पर, कोशिका विज्ञान, यानी सेल बायोलॉजी क्या होता है, कैसे होता है, इसकी पूरी की पूरी जो स्टडी होगी वो अब कल की क्लास में हम सभी यहाँ पर शुरू करेंगे। तो हमारा जो परिचय है वो पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये हो गया। अब कल हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, कोशिका विज्ञान। ठीक है, टाइमिंग क्या रहेगी बेटा, टाइमिंग यही रहेगी 12:15, मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की क्लास चलेगी। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की क्लास चलेगी। ठीक है, बाकी कुछ भी मुझे नया एड ऑन लगेगा तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले सकती हूँ, पर टाइम यही रहेगा। मैम टाइम चेंज होगा, नहीं बेटा टाइम यही रहेगा 12:15 से। ठीक है, चलिए ओके, तो कल की क्लास में मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझ में भी आया होगा। जिन बच्चों ने यहाँ पर पहली बार क्लास की है तो उनको थोड़ा सा ऐसा भी लगा होगा कि ये क्या चल रहा है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आप यहाँ पर समझते चले जाओगे ना बहुत अच्छे से। हाँ, लेकिन एक चीज और, डेली क्लास में आने की कोशिश करना। ठीक है, अगर मान लो कभी कोई क्लास छूट जाए तो कभी समय निकाल करके उसको तुरंत ही यहाँ पर पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, ओके। अंकित अभी इस बारे में डिसाइड नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल तो बायोलॉजी ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए
तो कल की क्लास में मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और कल की क्लास में हम मिलेंगे कितने बजे? अगेन 12:50, 12:15 बजे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, एक चीज और, सभी बच्चे अलग अलग एग्जाम्स का नाम लिखते हैं कि ये मैम ये वाला एग्जाम निकल जाएगा यहाँ से पढ़ के। बिल्कुल, मैंने क्या कहा, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब में ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलो, तो कल मिलेंगे 12:15 बजे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।